हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सभी लोग घर पे अच्छे से होंगे अपने परिवार के साथ। और जैसे कि सारे सब्जेक्ट्स में क्लासेस वीडियो लेक्चर के ज़रिए शुरू हो गई हैं, तो उसी कड़ी में 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस लेक्चर के ज़रिए हम शुरू कर रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट क्लास है, इस वजह से 11th में हमने क्या किया था, हाउ इट इज़ लिंक टू द 12th सिलेबस, 12th में हमको क्या करना है, और कंपटीशन और बोर्ड का थोड़ा सा जो बैलेंस है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और फिर एक चैप्टर हम शुरू करेंगे आज। सबसे पहले तो ये कि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है वो एनसीईआरटी की वेबसाइट से न्यू एडिशन बुक आ चुकी है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। अगर किसी के पास 2019 के पहले का वर्जन है तो वो भी दोबारा डाउनलोड कर लें, क्योंकि कई चेंजेस हैं, कंसेप्चुअल चेंजेस भी हैं जो कि इस किताब में दिया हुआ है, और 12th के सिलेबस का जो पार्ट है उसमें भी चेंजेस हैं। तो इस वजह से 2019 का जो वर्जन है, एडिशन है, उसे वही एनसीईआरटी आप लोग फॉलो करेंगे। 11th में जो आपने सिलेबस पढ़ा था, एनसीईआरटी केमिस्ट्री में 2 बुक्स थी और उसमें टोटल 14 चैप्टर्स थे, एंड आउट ऑफ दोस 14 चैप्टर्स 6 वर फ्रॉम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से और कंटेंट के वाइज भी इनऑर्गेनिक का एक बड़ा वेटेज था 11th में, लेकिन उसका बोर्ड में कोई रोल नहीं है, वो पूरा का पूरा कंपटीशन में यूज होगा। 12th की अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, सो दोनों किताबों को मिला के 2 पार्ट जो एनसीईआरटी की है, 16 चैप्टर हैं केमिस्ट्री के। 16 में से 4 चैप्टर्स जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। तो नंबर ऑफ चैप्टर्स अगर आप काउंट करेंगे तो 12th में इनऑर्गेनिक का कम है, लेकिन अगर आप कंटेंट वाइज देखेंगे तो कमी नहीं है कहीं भी। ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल सिलेबस जो है केमिस्ट्री का वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर करता है। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे कि चैप्टर जो हो यूनिट के नंबर में दिया हुआ है। तो 12th के एनसीईआरटी में पहले फिजिकल केमिस्ट्री के 5 चैप्टर्स हैं, यूनिट 1 से लेके 5 तक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा शुरू होता है यूनिट 6 से। 4 जो कॉन्सिक्यूटिव चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, ये फर्स्ट पार्ट जो है एनसीईआरटी का उसी में दिया हुआ है, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस फॉर आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। इसी को पॉपुलरली मेटलर्जी के नाम से जानते हैं हम लोग। एलिमेंट में मेटल नॉन मेटल दोनों आ जाता है, लेकिन डिटेल प्रोसेस जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ मेटल का पढ़ेंगे, इसलिए इसको पॉपुलरली मेटलर्जी के नाम से हम बुलाएंगे। द पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने 11th में भी पढ़ा था, लेकिन वहां पर 13th एंड 14th ग्रुप स्टडी किया था। 15 से लेके 18th ग्रुप तक की स्टडी यहां पर होगी, पी ब्लॉक। द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये यहां पर पहली बार पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इन 4 चैप्टर्स को अगर आप देखिए तो इनको तैयार करने में, जैसे पी ब्लॉक आप पढ़ेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, तो इनमें एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, इसमें नॉन मेटल्स ज्यादातर स्टडी करेंगे और इसमें मेटल्स। तो 11th का पीरियोडिक टेबल आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी एक्सेप्शंस थे, याद कीजिए, पी ब्लॉक के ही थे। दूसरा, केमिकल बॉन्डिंग में कोवेलेंट कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स आपने पढ़े थे। कोवेलेंट कंपाउंड नॉन मेटल के कंपाउंड होते हैं, नॉन मेटल पूरा पी ब्लॉक में है, आपका केमिकल बॉन्डिंग भी पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर आपने जो भी रिडॉक्स रिएक्शन देखा था, आपने जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाले थे, वो सारे मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स थे, और वो सारे कंपाउंड्स कौन थे? पी एंड डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स के कंपाउंड। क्योंकि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो कंपाउंड होते हैं उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होता है, इनमें होता है। तो 11th के पोर्शन का 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग एंड रिडॉक्स रिएक्शन, ये 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के साथ साथ आपका कवर हो जाएगा। इस वजह से अगर आप 12th में भी सीरियस हो जाते हैं तो 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप पूरा का पूरा तैयार कर सकते हैं 12th के साथ साथ। कंपटीशन के लिए अलग से उसको फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो पूरा का पूरा आपका नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। अब जो 12th का हम सिलेबस पढ़ेंगे तो ये कंपटीशन में भी आएगा और बोर्ड में भी ये पूछा जाएगा। तो कंपटीशन में इसका क्या वेटेज है, पहले हम ये देख लेते हैं। कंपटीशन में 2 जो मेन कंपटीशन, जेईई मेंस और नीट, इन दोनों का सिलेबस एनसीईआरटी बेस्ड है। दोनों का सिलेबस, टाइप ऑफ क्वेश्चन सेम रहता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन दोनों का सेम होता है, कंडक्टिंग बॉडी भी दोनों की सेम। जेईई मेंस में जैसा कि आपको अब मालूम है कि 25 क्वेश्चंस आते हैं, पहले 30 क्वेश्चन आता था,
एनसीईआरटी में अगर आप 11th और 12th दोनों का सिलेबस मिला लीजिए तो टोटल 30 चैप्टर है। 30 चैप्टर से पहले जेईई मेंस में 30 क्वेश्चन पूछे जाते थे। इसका मतलब एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है। एक से ज्यादा अगर किसी चैप्टर से आ रहा है तो इसका मतलब वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो गया। उसी तरीके से नीट में 45 क्वेश्चन आते हैं। 30 चैप्टर से 45 क्वेश्चन, यानी एक चैप्टर से 1.5 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज बना। तो अगर 1.5 तो बनता नहीं है, तो या तो 1 बनता है या तो 2। तो 1.5 से ज्यादा यानी 2 या उससे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से आता है तो उस चैप्टर का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। ऐसे चैप्टर्स जिनसे खूब नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए, इनऑर्गेनिक में 3 है, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें से 2 चैप्टर आप यहां पढ़ने जा रहे हैं, पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिजिकल और ऑर्गेनिक में ऐसे चैप्टर्स का नंबर बहुत कम है। एक चैप्टर मुश्किल से होगा फिजिकल में, एक ऑर्गेनिक में, जिससे 2 से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ऑर्गेनिक तो लिंक्ड है, उनके क्वेश्चन को क्लासिफाई करना भी थोड़ा कभी मुश्किल हो जाता है कि एग्जैक्टली किस चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर भी इनऑर्गेनिक में ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। जेईई मेंस में ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन पूछा जाता है इन चैप्टर से, लेकिन 2 चैप्टर पी ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सबका मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, मैक्सिमम सबका ऐड नहीं हो सकता। तो 4 to 5 क्वेश्चन आपको 12th के सिलेबस से जेईई मेंस में मिलेगा। नीट में अगर हम मेटलर्जी से देखें तो 1 to 2 क्वेश्चन बनता है। पी ब्लॉक में मिनिमम 3 आता है और मैक्सिमम 7 क्वेश्चन तक भी आ चुका है। द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में 1 to 2 क्वेश्चन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 to 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तक भी एक बार आ चुका है। 2 क्वेश्चन भले वो आउट ऑफ सिलेबस आ गया था बाई चांस, लेकिन 5 क्वेश्चन आया हुआ। सबका मिनिमम ऐड कर दें तो 7 क्वेश्चन मिनिमम, मैक्सिमम तो सबका ऐड हो नहीं सकता, तो 7 to 9 क्वेश्चन मान के चलिए नीट में आपको 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस से मिलेगा। इन चैप्टर्स को पढ़ने के साथ साथ हम नीट जेईई मेंस और नीट की प्रिपरेशन के लिए क्या करेंगे, इनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जेआरएस से कुछ असाइनमेंट मिलेगा, उसको सॉल्व करेंगे। क्लास लेक्चर, एनसीईआरटी की स्टडी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जेआरएस का जो असाइनमेंट है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आप इतना अगर कर लेते हैं तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना क्वेश्चन आएगा नीट में चाहे जेईई मेंस में, पूरा सही करके आना है। उसमें ऐसा नहीं है कि नीट में 15 क्वेश्चन आया तो 13 कम से कम सही होना चाहिए, 15 आया तो 15 सही होना चाहिए। जेईई मेंस में इनऑर्गेनिक से अगर 8 क्वेश्चन आ रहा है तो 8 सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 7 सही हो जाएगा तो काफी। ये जो आप रेंज लेंगे कि 1-2 क्वेश्चन चल जाएगा, ये फिजिकल ऑर्गेनिक में कर लीजिएगा, ये फिजिक्स में कर लीजिएगा, मैथ्स में कर लीजिएगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑप्शन मत रखिए। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई ट्विस्ट एंड टर्न नहीं आता है। तो जो अच्छे से स्टडी किया रहेगा वो इनऑर्गेनिक के पूरे क्वेश्चन करके आ सकता है, चाहे नीट हो चाहे जेईई मेंस। प्लस एनसीईआरटी के जो एंड में एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, और सीबीएसई बोर्ड के पिछले साल के जो पेपर हैं, जो आईएससी के हैं, वो अपने बोर्ड के पिछले साल के पेपर सॉल्व कर लीजिए, तो आप अच्छा स्कोर अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में भी कर सकते हैं। हमारे अपने ऑब्जर्वेशन में ऐसा बहुत कभी मैंने नहीं देखा है कि कोई बच्चा जेईई मेंस या नीट क्वालिफाई करता है अच्छे मार्क्स के साथ और उसका बोर्ड में परफॉर्मेंस खराब हो जाए। लेकिन ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स हमने देखे हैं जिनका बोर्ड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, 90% है या 85% प्लस में है, वो नीट और जेईई मेंस क्वालिफाई नहीं करते। तो बोर्ड की प्रिपरेशन, अगर बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस करना है, आप जेईई मेंस या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो इसके जरिए बोर्ड की प्रिपरेशन अपने आप हो जाती है। लेकिन बोर्ड की प्रिपरेशन के जरिए आप इन कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते। तो कंपटीशन में और जो बोर्ड का एग्जामिनेशन है उसमें थ्योरेटिकल कोई डिफरेंस नहीं है। जो सिलेबस आप यहां पढ़ेंगे वही क्वेश्चन आप वहां पर भी पढ़ेंगे, वही थ्योरी वही दोनों जगह पढ़ेंगे। फर्क जो पड़ता है सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग में पड़ता है। जेईई मेंस के बाद जब आप एडवांस में जाएंगे तो जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कुछ चीजें हैं एडिशनल, हम उसको डिस्कस करेंगे, तो वो एडवांस के लिए अलग से पढ़ाया जाएगा।
तो अभी जो हमारा लेक्चर रहेगा वो जेईई मेंस नीट और सीबीएसई बोर्ड या आईएससी बोर्ड जो भी 12th बोर्ड आपका है उसको कवर करता है। एडवांस के लिए कुछ लेक्चर्स अलग से होंगे, हर चैप्टर में हम कुछ ना कुछ लेक्चर रखेंगे। जैसे मेटलर्जी में हम एक लेक्चर एडवांस के लिए अलग से रख देंगे, पी ब्लॉक में 1 या 2 लेक्चर रख देंगे एडवांस के लिए, डी एंड एफ में एंड कोऑर्डिनेशन में जिस चैप्टर में जितना रिक्वायरमेंट पड़ेगा। जेईई मेंस के बाद अगर एडिशनल टॉपिक्स हमको एडवांस के लिए करना है या क्वेश्चंस का डिस्कशन करना है तो हम उसके लिए एडवांस के लिए अलग से क्लासेस रखेंगे। हमारी जब लाइव क्लासेस रिज्यूम होंगी तो फिर हम इसी कंटिन्यू में आगे बढ़ जाएंगे। फिलहाल द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट से हम 12th की स्टडी शुरू करेंगे, 12th का सिलेबस शुरू करेंगे। एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं वो धीरे धीरे आपको लेक्चर में समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहली बात जो इस चैप्टर में हम सीखेंगे, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स किन एलिमेंट्स को कहा जाता है। तो याद कीजिए 11th में आपने डी और एफ टर्म सुना था सबशेल के लिए या एंड ऑर्बिटल्स के लिए। सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, डी सबशेल में डी ऑर्बिटल्स, एफ सबशेल में एफ ऑर्बिटल्स। और यहां पर आप पढ़ रहे हैं ब्लॉक, तो ये सबशेल या ऑर्बिटल का ब्लॉक से क्या रिलेशन है, यही इनका डेफिनेशन भी है। कैसे? द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल or d orbital of n-1th shell, that is second last shell, और इसी का एक और नाम होता है penultimate shell, are called d block एलिमेंट्स। आगे चल के हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जगह डी ब्लॉक मेटल टर्म भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। रीजन, डी ब्लॉक में जितने एलिमेंट्स हैं सब मेटल हैं, तो आप चाहे डी ब्लॉक एलिमेंट कहिए चाहे डी ब्लॉक मेटल कहिए, दोनों बात सेम रहेगी। सो ये वो एलिमेंट हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन वो n-1th शेल के डी सबशेल में एंटर करता है या डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। ध्यान रखिएगा, अक्सर दिमाग में ये रहता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जाता है, वैलेंस शेल का मतलब लास्ट शेल। ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए सही है, डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सही नहीं है। डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में नहीं जाता है। डी ब्लॉक में कहा गया सेकंड लास्ट में, जिसको n-1th कहते हैं। n लास्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है, 1 माइनस कर दीजिए इसमें से तो ये सेकंड लास्ट शेल हो गया। सेकंड लास्ट शेल का ये दूसरा नाम होता है पेनल्टीमेट शेल। सो द इलेक्ट्रॉन इन विच द एलिमेंट इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन डी सबशेल और डी ऑर्बिटल ऑफ n-1th शेल, दैट इज सेकंड लास्ट शेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर इसी तरीके से हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को डिफाइन करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। द एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज फिल्ड इन, अब डी की जगह क्या हो जाएगा एफ सबशेल और एफ ऑर्बिटल ऑफ, यहां पर n-1th की जगह क्या होता है n-2th आता है शेल, दैट इज अभी हो गया क्या थर्ड लास्ट शेल, या इसी का एक और नाम होता है एंटी पेनल्टीमेट शेल। Now they will be called
F block element. So we can define it as the elements in which last electron is filled in F subshell or F orbital of n minus 2th shell, that is third last shell or antepenultimate shell, are called F block elements. तो पहला काम हमने किया कि D और F block elements कहते किसको हैं, ये देखा। अब सेकेंड पॉइंट जो हम देखेंगे वो इन एलिमेंट्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। क्या देखने जा रहे हैं? द पोजीशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स 40 हैं, जिनको 10 एलिमेंट्स के 4 सीरीज में रखा गया है। इनको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में थर्ड ग्रुप से लेकर 12th ग्रुप तक रखा गया है। जब हम पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की पोजीशन बताते हैं तो क्या बताते हैं? 3 बातें बताते हैं। पहला, किस ब्लॉक में रखा गया है, तो ये खुद बता रहा है कि डी एंड एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। दूसरा, किस ग्रुप में रखा गया, और तीसरा, किस पीरियड में रखा गया। तो जब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन देखें तो पहले एलिमेंट्स को अरेंज कर लेना, फिर उसको ब्लॉक्स में डिवाइड करना, ये थोड़ा इजी वे है, तो हम वही फॉलो कर रहे हैं। देखिए, स्कैंडियम से शुरू होता है डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर है 21। स्कैंडियम के बाद है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। ये पहला सीरीज है 10 एलिमेंट्स का डी ब्लॉक की। एटॉमिक नंबर देखेंगे 21 के बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक पहला सीरीज डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का रखा गया है। कई लोग, जैसे स्कैंडियम हमने लिखा तो स्कैंडियम 21 भी लिख देते हैं, स्कैंडियम 21 भी लिखते हैं। ये गलत तरीका है, ध्यान रखिएगा। बहुत फंडामेंटल बात है कि जब किसी एलिमेंट का सिंबल एक्स होता है तो इस एक्स के चारों तरफ 4 प्रॉपर्टीज रखी जा सकती हैं। ये जो 4 प्रॉपर्टीज हैं 1 और 4, इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। 2 और 3 इसको बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। 1 2 लेफ्ट में, 3 4 राइट में। कोई भी प्रॉपर्टी कहीं भी नहीं रखा जा सकता। हर पोजीशन एक डेफिनेट प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए फिक्स्ड है, रिजर्व है। जैसे फर्स्ट पोजीशन जो है ये एटॉमिक नंबर के लिए है। एटॉमिक नंबर कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करता है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पोजीशन लेफ्ट में सबस्क्रिप्ट एटॉमिक नंबर है, और लेफ्ट में सुपरस्क्रिप्ट जो है वो मास नंबर, इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम है। ये प्रोटॉन का नंबर, ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन का सम, तो इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो आपको न्यूट्रॉन का नंबर मिल जाएगा। ये जो है ये चार्ज के लिए रिजर्व है। अगर चार्ज नहीं है, न्यूट्रल स्पीसीज है, तो यहां पर 0 नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं ऐसे ही ब्लैंक। और अगर चार्ज है तो पहले साइन फिर उसका न्यूमरल। अगर +1 या -1 चार्ज है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे अगर +2 चार्ज है तो +2 इज बेटर वे देन 2+, लेकिन दोनों एक्सेप्टेबल है। IUPAC रिकमेंड करता है पहले वाले सिंबल को। फोर्थ पॉइंट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? एटमिसिटी। एटमिसिटी का मतलब अगर ये मॉलिक्यूल या कंपाउंड बनेगा तो इस एलिमेंट के कितने एटम्स उस मॉलिक्यूल या कंपाउंड में होंगे। ये जैसे ओजोन का फार्मूला हम लिखते हैं O3। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन एलिमेंट का ही मॉलिक्यूल है और इसमें 3 एटम्स इन्वॉल्व हैं, इसलिए ओजोन की एटमिसिटी हो गई 3। तो अब ओजोन को हम O3 या O3 ऐसे नहीं लिख सकते।
तो ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्स की डेफिनेट प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करने के लिए डेफिनेट पोजीशंस हैं। फिलहाल हम अपने टॉपिक पर से आ जाए। ये 10 एलिमेंट्स हैं। इसके बाद स्कैंडियम के जस्ट नीचे कौन है? लैंथेनम। लैंथेनम के जस्ट नीचे इट्रियम। इट्रियम के जस्ट नीचे लैंथेनम। लैंथेनम के जस्ट नीचे एक्टिनियम। अगर हम इनकी पोजीशन देखें तो पीरियड नंबर इनका रहेगा 4, 5, 6 एंड 7 और ग्रुप नंबर 3 से शुरू होता है, 4, 5 ऑनवर्ड। तो मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में इनका ये पीरियड नंबर है और ये इनका ग्रुप नंबर है। और जरा देखिए 5 के बाद यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। बाकी एलिमेंट्स की अगर बात करें, फोर्थ पीरियड में टोटल 18 एलिमेंट्स रखे जाते हैं। तो 21 में जब 18 ऐड करेंगे तो अगला एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो इट्रियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 39। फिफ्थ पीरियड में भी टोटल 18 एलिमेंट्स रखे जाते हैं, इसलिए इसमें भी 18 ऐड करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। क्या होगा? 57। सिक्स्थ पीरियड में 32 एलिमेंट्स रखे जाते हैं, तो जब इसमें 32 ऐड करेंगे तो अगला एटॉमिक नंबर मिलेगा। कितना हो जाएगा? 89। और इसके बाद अगर हम कंटिन्यूटी में बढ़े इट्रियम सीरीज में, नेक्स्ट मेंबर कौन है? जर्कोनियम, फिर नियोबियम, फिर मोलिब्डेनम, फिर टेक्नीशियम। टेक्नीशियम के बारे में कुछ खास बात है, अभी बात करेंगे हम। टेक्नीशियम के बाद रुदेनियम, फिर रोडियम, फिर पैलेडियम, फिर अर्जेंटम और फिर कैडमियम। ये फिफ्थ पीरियड के डी ब्लॉक के 10 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट लैंथेनम के बाद आता है हॉफनियम। हॉफनियम के बाद टेंटेलम, वोल्फ्रम जिसको हम टंगस्टन के नाम से जानते हैं। ये 6 ग्रुप के मेंबर्स की मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा हाई होती है और उसमें भी टंगस्टन की सबसे ज्यादा। इसी वजह से इसको पहले बल्ब जब बनता था तो उसका फिलामेंट बनाने के लिए यूज किया जाता था, मेल्टिंग पॉइंट हाई होने की वजह से। टंगस्टन के बाद रेनियम, देन ऑस्मियम, देन इरिडियम, देन प्लेटिनम, देन ऑरम जिसको गोल्ड बोलते हैं, एंड देन हाइड्रोगैरियम जिसको मरकरी के नाम से हम जानते हैं। मरकरी इकलौता मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है रूम टेम्परेचर पर। एक्टिनियम के बाद आता है यहाँ पर रदरफोर्डियम। खास बात ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जैसा हमने बोला कि 2019 वर्जन आप यूज करेंगे उसके बाद का, क्योंकि उसके पहले की एनसीईआरटी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है, देयर आर 3 कंप्लीट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स इन मॉडर्न प्रेडिक्टेबल। एक्चुअली फोर्थ पीरियड के जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे पहले डिस्कवर्ड या सिंथेसाइज नहीं थे, इसलिए फोर्थ सीरीज को इनकम्प्लीट सीरीज पहले माना जाता था। लेकिन अभी के लिए गलत है, क्योंकि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल में 118 एलिमेंट्स रखे जा सकते हैं और हर एलिमेंट या तो डिस्कवर्ड है या तो सिंथेसाइज्ड है लैब में। फिलहाल फोर्थ सीरीज भी कंप्लीट है। कई बुक्स में तो फोर्थ सीरीज के सारे एलिमेंट्स का सिंबल वगैरह भी नहीं दिया जाता, लेकिन अभी वो नोन है। आईपीसी की वेबसाइट पे जो प्रेडिक्टेबल देता है वहां पर अपडेटेड है ये। रदरफोर्डियम, रदरफोर्डियम के बाद नेक्स्ट मेंबर जो है डबनियम है। डुबना नाम की एक जगह है जहां पर एक लैब है जहां पर इसकी सिंथेसिस हुई थी, इसलिए इसको डबनियम नाम दिया गया। डबनियम के बाद सीबोर्गियम, एसजी सिंबल है। सीबोर्गियम आपने शायद ना सुना हो नाम, लेकिन ट्रांस यूरेनियम के बाद वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनके बनाने में इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन, उनके ऑनर में ये नाम दिया गया है। अगला नाम नील्स बोर, सुना ही होगा आपने। उनके नाम पे बोरियम एलिमेंट का नाम दिया गया उनके ऑनर में। नील्स बोर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है केमिस्ट्री के फील्ड में। कई किताबें जो हिस्ट्री ऑफ साइंस लिखती हैं उसमें बोर को आइंस्टाइन के इक्विवेलेंट साइंटिस्ट माना गया है, और आइंस्टाइन की अपनी पॉपुलैरिटी जो सोसाइटी में थी उनके विट की वजह से और कुछ कई काम तो थे ही उनके,
लेकिन विट की वजह से वो अपने ज्यादा पॉपुलर थे। फिलहाल नील्स बोर के ऑनर में बोरियम। इसके बाद आता है हैसियम, मेटनेरियम, डार्मस्टैडियम, रोन्जेनियम। एक बार फिर से, रोन्जेन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की थी, तो उनके ऑनर में रोन्जेनियम नाम दिया गया। एंड देन कम्स द कॉपरनीशियम। कॉपरनिकस का नाम आपने सुना होगा, जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी जो आपने पढ़ी होगी तो कॉपरनिकस के ऑनर में कॉपरनीशियम एलिमेंट रखा। अब देखिए यहाँ पर 40 एलिमेंट्स रखे गए 4 सीरीज में, 4th, 5th, 6th एंड 7th में। इनको अगर हम डिवाइड कर लें तो ये पूरा सेगमेंट है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसमें जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो ग्रुप्स हैं। टोटल 10 ग्रुप्स मिलेंगे आपको 3rd से लेकर 12th ग्रुप तक। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अगर आप पीरियड देखेंगे तो कितने होंगे? 4 डी ब्लॉक के लिए। 4th पीरियड से शुरू होगा 1, 2, 3 एंड 4। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसा कि हमने बताया कि इनमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो लास्ट शेल में नहीं जाता है, वो सेकंड लास्ट शेल में जाता है। ये पीरियड का जो नंबर है वो हाईएस्ट एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करता है, हाईएस्ट शेल को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर स्कैंडियम सीरीज के मेंबर 4th पीरियड में रखे गए हैं तो इसका मतलब इन एलिमेंट्स में हाईएस्ट पीरियड तो 4th है, लेकिन इलेक्ट्रॉन 4th में न जाके किस में जाएगा? 3rd में, और 3rd में भी किस में? डी सबशेल या ऑर्बिटल में। इसी वजह से स्कैंडियम से लेकर जिंक तक के एलिमेंट को 3D सीरीज का एलिमेंट भी बोलते हैं। तो 4th पीरियड में जो है वो 3D सीरीज है क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3rd एनर्जी लेवल के डी सबशेल में गया, लेकिन इनका हाईएस्ट एनर्जी लेवल कौन है? 4, क्योंकि 4 के S के बाद 3D भरा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में 11th में पढ़ाया भी जाता है, अभी भी इसके बारे में हम बताएंगे आगे। फिलहाल 5th पीरियड पे जो सीरीज आएगा वो कौन सा होगा? 4D सीरीज होगा। देन कम्स द 5D सीरीज एंड फाइनली देयर इज 6D सीरीज। सो 4D सीरीजेस आर देयर। ध्यान रखिएगा, 3D सीरीज को फर्स्ट डी सीरीज भी कहा जाता है। फर्स्ट डी का मतलब क्या कि पहला डी सीरीज है। 3D का मतलब क्या कि 3rd एनर्जी लेवल के डी सबशेल में या डी ऑर्बिटल में इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन फिलअप किया गया। सो 4th पीरियड में फर्स्ट डी सीरीज होता है, उसको 3D सीरीज बोलते हैं। 5th पीरियड में सेकंड डी सीरीज होता है, उसको 4D सीरीज कहते हैं। तो 3 तरीके से बुलाया जा रहा है इनको, किस पीरियड से बिलोंग करते हैं, कौन सा सीरीज है, एनर्जी लेवल जिसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला भरा गया उसके भी आप है, और 4 सीरीज में से ये किस सीक्वेंस में आता है। इसके साथ साथ एक और खास बात, मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इसके कई एलिमेंट्स रखे गए थे जो अभी डिस्कवर हुए थे। मेंडलीफ ने पीरियड तो इतना ही बनाए थे, लेकिन ग्रुप का नंबर उसमें कम था, और 1 से लेके 7th ग्रुप को उन्होंने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, ए और बी। तो अगर मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में इन एलिमेंट्स की हम पोजीशन देखते हैं तो पोजीशन क्या है? ये जो यहाँ पर 3rd में है वो मेंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में 3rd बी में था। जो 4 है वो 4B, देन 5B, देन 6B, देन 7B, देन 8th भी नहीं। 8th को सब डिवाइड नहीं किया था उन्होंने। एक दूसरी गलती हुई थी उनसे कि 8th ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को उन्होंने साथ साथ रख दिया था। बाद में इनको अलग अलग ग्रुप में रखा गया क्योंकि प्रॉपर्टीज अलग अलग थी। आयरन, कोबाल्ट, निकेल बहुत पॉपुलरली पूछा जाता है। वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल को 8th ग्रुप में उन्होंने साथ साथ रख दिया था। जो 11th ग्रुप यहाँ पर है वो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट बी था, और ये 12th ग्रुप सेकंड बी। तो इस तरीके से आप देखिए तो डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डी सब ग्रुप से बिलोंग करते थे और 8th ग्रुप से बिलोंग करते थे। इनके एटॉमिक नंबर, पहला सीरीज का 21 से 30 तक तो याद होना ही चाहिए सबको। बाकी पोजीशन अगर आपने तैयार कर लिया तो आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, काउंटिंग करके भी या कुछ ऐड करके भी। जैसे 4 से 5th में जाने पर 18 ऐड करके आपका एटॉमिक नंबर सारा मिल जाएगा।
क्यों? क्योंकि फोर्थ पीरियड में 18 एलिमेंट्स रखे गए हैं। तो यहां पर ये 48 पे कंप्लीट होगा 39 से। 21 का 22, 39 के बाद कितना आएगा? 40, 41, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक जाएगा। यहां पर 18 एलिमेंट्स रखे गए थे, तो 39 में 18 ऐड करके 57 आए। लेकिन 57 के बाद ये 58 नहीं आता है, ये 72 आता है। इनके बीच से 14 एलिमेंट्स अलग से रखे जाते हैं, जिसको बोलते हैं लेंथेनाइट सीरीज, क्योंकि लेंथेनम का जस्ट बाद रखा गया। ऐसे ही 72 के बाद ये कंटिन्यूटी में जाएगा और मरकरी का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 80। अच्छा, अब देखिए 18 एलिमेंट्स तो पीरियोडिक टेबल में 6 पीरियड में रखे गए हैं, प्लस 14 और जो लेंथेनाइट सीरीज के एलिमेंट होंगे वो भी 6 पीरियड से ही बिलोंग करेंगे। तो 6 पीरियड में टोटल एलिमेंट्स का नंबर कितना हो जाएगा? 18 प्लस 14, 32। तो अब 57 से यहां जाने के लिए 32 ऐड करेंगे तो 89 आएगा। ऐसे ही 72 में आप 32 ऐड करेंगे तो रदरफोर्डियम का आ जाएगा कितना? 104। यहां से देखिए 89 के बाद 90 नहीं आया, तो यहां पर भी एक गैप आ गया। इसके बीच में भी 14 एलिमेंट्स हैं जो कि एक्टिनाइट सीरीज कहा जाता है। यहां से भी 104 के बाद ये कंटिन्यूटी में एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा और ये फाइनली 112 एटॉमिक नंबर तक का एलिमेंट डी ब्लॉक का रखा गया है। अब ये जो 14 प्लस 14, 28 एलिमेंट्स रखे गए हैं वो कहां? पीरियोडिक टेबल के मेन पार्ट के जस्ट नीचे एक लेंथेनाइट सीरीज और एक एक्टिनाइट सीरीज। इसको 4F सीरीज भी बोलते हैं, इसको 5F सीरीज भी बोलते हैं। यहां पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स रखे गए हैं दो सीरीज में। डी ब्लॉक में 4 सीरीज है, 40 एलिमेंट्स टोटल है, और एफ ब्लॉक में 2 सीरीज है, 14 प्लस 14, 28 एलिमेंट्स का। सारे एलिमेंट्स तो नहीं लिख रहे हैं, यहां पर इंट्रोडक्शन के रूप में हम फर्स्ट और लास्ट मेंबर लिख दे रहे हैं। एफ ब्लॉक की जब अलग से डिटेल स्टडी करेंगे तो वहां पर सारे एलिमेंट्स को फिर से लिखा जाएगा। तो 57 के बाद यहां पर मेंबर आएगा सीरियम 58, फर्स्ट मेंबर ऑफ द लेंथेनाइट सीरीज। और फिर 72 के जस्ट पहले 71 तक कौन है? ल्यूटिटियम। ऐसे ही एक्टिनाइट सीरीज का फर्स्ट मेंबर 89 के बाद 90 आता है, एटॉमिक नंबर होता है थोरियम का। और 104 से जस्ट पहले 103 तक एटॉमिक नंबर है लॉरेंसियम का। तो सीरियम से लेके ल्यूटिटियम तक और थोरियम से लेके लॉरेंसियम तक ये एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो हैं ही, साथ ही इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं? सारे एफ ब्लॉक मेंबर्स जो हैं वो इनर ट्रांजिशन मेटल कलेक्टिवली कहे जाते हैं। क्यों? अभी हम डिस्कस करेंगे कि डी ब्लॉक के ज्यादातर मेटल्स ट्रांजिशन मेटल कहे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, डी ब्लॉक के सारे मेटल ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ज्यादातर मेटल ट्रांजिशन मेटल है, लेकिन एफ ब्लॉक के सारे मेटल इनर ट्रांजिशन मेटल है। इनको इनर ट्रांजिशन मेटल क्यों कहा गया? क्योंकि लैंथेनम, हॉफनियम, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल कहे जाते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के बीच में लैंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स को रखा जाता है, इसी वजह से इनको इनर ट्रांजिशन मेटल भी कहा जाता है। तो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन हो गई कहां पर? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। इसके नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का देखें तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कई स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर सबका एटॉमिक नंबर, सबकी पोजीशन पता होना जरूरी है क्या? तो देखिए, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे थे 11th में तो पूरा पीरियोडिक टेबल में सबकी पोजीशन पता होना जरूरी नहीं था, लेकिन एटॉमिक नंबर 30 तक के सारे एलिमेंट्स की पोजीशन पता होना चाहिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल को डिवाइड करके अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक। अंग्रेजों ने एक पॉलिसी अपनाई थी, याद है, डिवाइड एंड रूल,
ये इंसानों में अप्लाई कीजिए तो गलत है, लेकिन साइंस में इसको खूब इस्तेमाल करना चाहिए। कोई चीज बहुत बड़ा लगे, ज्यादा एक्सपेंडेड लगे, तो आप उसको छोटे छोटे हिस्से में ब्रेक कर दीजिए और फिर उसको तैयार कीजिए। तो पीरियोडिक टेबल पूरा एक साथ तैयार करना तो जरूरी नहीं था, लेकिन जब इसका अलग अलग ग्रुप अलग अलग पीरियड पढ़ाया जा रहा है तो उनके एलिमेंट्स की पोजीशन पता होना जरूरी है। देखिए, इसका कई बेनिफिट मिलेगा आपको इसके स्टडी को। पहली बात तो एलिमेंट्स की पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे दिया गया है। अगर आपको पोजीशन क्लियर है तो आप इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, एक्सेप्शन अलग से बता दिए जाते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड ही इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। तो अगर आपको पोजीशन पता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो इनके ऑक्सीडेशन स्टेट को भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है, तो जब आप इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो वो उसके ऊपर बेस्ड होगा। तो इस वजह से इनकी पोजीशन पता करने से कई बातें समझना आसान हो जाता है और सीधे इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछता है। जैसे क्वेश्चन पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोडियम। अब आपको पता ही नहीं कि रोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, आपको पता ही नहीं कि रोडियम एलिमेंट कहाँ रखा जाता है पीरियोडिक टेबल में, आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। लेकिन एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है या आपको इसकी सिर्फ पोजीशन पता है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन सही करने पे 4 नंबर मिलेगा, चाहे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का छोटा सा क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन बेस्ड सॉल्व कीजिए और चाहे आप आयनिक इक्विलिब्रियम का, थर्मोडायनेमिक्स का, मोल कंसेप्ट का, ऑर्गेनिक का, फिजिक्स का, मैथ्स का कोई टीडीएस प्रॉब्लम सॉल्व कर जाइए। हर क्वेश्चन को बराबर दर्जा दिया गया है। तो इस वजह से जिन क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व किया जाता है उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इनकी गलती से आप कंपटीशन में बहुत पीछे चले जाएंगे। एक क्वेश्चन जो टफ होता है वो सबके लिए टफ होता है, लेकिन इजी क्वेश्चन जो होता है अगर वो आपके लिए इजी नहीं है तो आप कंपटीशन से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। इस वजह से जो आसानी से तैयार, यहां तो टारगेट आपके पास 40 एलिमेंट के बारे में बात करनी डी ब्लॉक की, बाकी में तो पता ही नहीं होता कितने वैरायटीज बन सकते हैं। तो जहां पर लिमिटेशन है आप वहां पर सारे डायमेंशंस को टच कीजिए कम से कम। फिलहाल हम नेक्स्ट टॉपिक पे इसके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हम क्या देखने जा रहे हैं, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स का देखेंगे और फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का देखेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये काम सबसे पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए करते हैं। देखिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जो नियरेस्ट नोबल गैस है पहले उसको लिख दिया हमने, और उसके बाद हाईएस्ट शेल शुरू हो जाता है जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन में सबसे पहले एस आता है। एन के एस के बाद एन के n-1 का डी आता है। तो एन के एस में या तो एक इलेक्ट्रॉन होता है या तो 2। एस में आपको मालूम है एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन कभी कभी 1 इलेक्ट्रॉन भी फिलअप किया जाता है। और डी में डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 to 10 लास्ट इलेक्ट्रॉन भी जो गया वो डी में गया है और n-1 के डी में गया है। ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। खास बात एक, एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम। अभी आपने देखा था जो 4D सीरीज था जो कि 5th पीरियड में था, उसमें निकेल के जस्ट नीचे एलिमेंट आया था पैलेडियम। इसका एटॉमिक नंबर 46, काउंट करके देख लीजिए। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो नियरेस्ट नोबल गैस क्रिप्टॉन आएगा 36। ये भी कैसे, फिर से एक बार याद कर लीजिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन,
जेनॉन और रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86, ये याद रखना चाहिए। ये कहाँ पाए जाते हैं? हर पीरियड के एंड में पाए जाते हैं। और इसके बाद अगला पीरियड शुरू होगा, अगला एनर्जी लेवल शुरू हो जाता है, क्योंकि लास्ट एनर्जी लेवल होता है। तो अगर हम पैलेडियम का एटॉमिक नंबर देखें 46, तो 46, 36 और 54 के बीच में आया है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन 36 के बाद भरा होगा। अब इसका काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, क्रिप्टॉन 4th, इसका मतलब 4th के बाद यहाँ पर 5th एनर्जी लेवल शुरू होगा। तो यहाँ पर 5 का एस आएगा पहले, और अगर 5 का एस है तो यहाँ पर 4 का डी आएगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अकॉर्डिंग 36 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिलअप कर दिए, बचे 10 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 8 होना चाहिए। लेकिन नेचर में ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं मिलता है। नहीं मिलता तो क्या मिलता है? क्रिप्टॉन 36। एक बात और 11 में पढ़ाई गई, फिर से बता देते हैं। इलेक्ट्रॉन भरते वक्त तो पहले ns में भरते हैं, फिर n-1d में। लेकिन n-1d में इलेक्ट्रॉन भरने के बाद n-1d की एनर्जी कम हो जाती है, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल, जिसकी वजह से n-1d अंदर चला जाता है और ns बाहर। इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले निकलता भी किससे है? ns से। तो अगर हम उस लिहाज से चाहें तो 4d को पहले और 5s को बाद में लिख सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन भरते वक्त पहले 5s में भरा जाता है, फिर 4d। लेकिन पैलेडियम में ऐसा नहीं होता। पैलेडियम में 5s में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया है, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। ये नेचर में पाया जाने वाला इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। कहीं पे फॉन्ट थोड़ा सा छोटा हो जाएगा तो आप उसको जूम करके देख सकते हैं। तो ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है यहाँ पर। तो उसका बहुत नाजायज फायदा तो नहीं उठाएंगे हम, फिर भी कहीं कहीं जरूरत उसकी पड़ सकती है। तो देखिए पैलेडियम के केस में s में कितना इलेक्ट्रॉन रह गया? फिर 0 और d में 10। ये किस्सा तो यहाँ पर था ही नहीं, s में 0 की बात ही नहीं की गई थी। तो सिर्फ एक केस पैलेडियम का है, तो इसलिए ये जनरल में नहीं आता है, ये स्पेशल केस हो गया। अब कहेंगे कि मैक्सिमम तो 2 आता है, तो 1 भी जनरल नहीं रह गया? ऐसा नहीं है। 1 कई एलिमेंट्स में आपको मिलेगा, कम से कम 10 एलिमेंट में मिलेगा। तो इस वजह से 1 और 2 दोनों ही जनरल वाले केस में जाते हैं, या तो 1 रहेगा या तो 2। कहाँ कहाँ 1 रहेगा वो अलग से बताया जाएगा, और बाकी सारे केस में 2 रहेगा। पैलेडियम का एक एक्सेप्शन याद रखेंगे, तो डी ब्लॉक के सारे एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तैयार हो जाएंगे आपके। डी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बिल्कुल तैयार होना चाहिए आपका, ध्यान रखिएगा। 3D सीरीज के तो सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए, जिसमें एक्सेप्शन जो मिलता है वो क्रोमियम और कॉपर का आता है। क्रोमियम और कॉपर में s में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, और क्रोमियम में d5 हो जाता है, और कॉपर में d10। ये आगे चल के पढ़ाया भी जाएगा, और 11th में भी पढ़ाया गया था। इसके सिवाय जो लास्ट के 3 ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट के 3 ग्रुप में कौन कौन है? निकिल फैमिली में निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। निकिल के बाद जस्ट कौन आता है? कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। इसके सिवा कौन आता है नेक्स्ट में? जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। ये 9 एलिमेंट्स में, एक तो यहाँ पर कॉमन है, ये 9 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, और 3D में इन 2 एलिमेंट्स का। तो कुल मिलाकर अगर कंबाइन करेंगे तो 10 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ये याद होना चाहिए, जिसमें से बहुत स्पेशल केस है किसका? पैलेडियम का, जो कि बताया जा चुका है। जैसा कॉपर में होता है वैसा कॉपर फैमिली में, बाकी में भी s में 1 इलेक्ट्रॉन और d में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये केसेस बिल्कुल एकदम तैयार होने चाहिए आपके। अगर हम f ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी याद कीजिए, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया जाता था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी। फॉर f ब्लॉक एलिमेंट्स, f ब्लॉक एलिमेंट्स में जो नियरेस्ट नोबल गैस है वो आपने लिख दिया, जो मैं बताया था वैसे। इसके बाद लास्ट शेल ns,
इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये फिक्स है, इसमें वेरी नहीं करता। फिर आता है n-1 का D, और इसमें कभी 0 कभी 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कहां 0 कहां 1 वो तैयार कर लेंगे तो पूरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तैयार है। और फिर n-2 के F में जब इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो F सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? यस, 7 ऑर्बिटल। मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन इसमें भरा जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी इसी में गया है। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया किसका? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का। अब किन एलिमेंट्स के लिए यहाँ पर 0 आएगा, किस पे 1 आएगा, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जब स्टडी करेंगे तो वहां पर एक्सप्लेन किया जाएगा। 11 पे भी थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया था। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया जनरल डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। तो फिर से देखें हमने क्या क्या बातें देखी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं किसको है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या है और इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है। एक्चुअली इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के बेसिस पर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम देखेंगे तो वो एक टर्म आपने सुना होगा, ट्रांजिशन मेटल। देखिए एनसीईआरटी रीड करेंगे आप तो एक स्टेटमेंट मिलेगा वहां पर, द नेम ट्रांजिशन मेटल टू डी ब्लॉक एलिमेंट्स वाज गिवन बिकॉज दे वर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी वाज इंटरमीडिएट टू एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये नाम जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था क्योंकि एस और पी के बीच में रखा गया है। बीच का मतलब ट्रांजिशन की स्टेट होती है, तो पोजीशन बीच में है, प्रॉपर्टीज भी इंटरमीडिएट है, इस वजह से इसको ट्रांजिशन मेटल कहा गया था। लेकिन अब जब क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स को तो सिर्फ पोजीशन के बेसिस पे नहीं दिया जाता है। तो ट्रांजिशन मेटल को कैसे डिफाइन किया जाता है? इनको डिफाइन कर सकते हैं द डी ब्लॉक मेटल्स। अब देखिए इसका डेफिनेशन आ गया, द डी ब्लॉक मेटल्स, इसका मतलब ट्रांजिशन मेटल है तो डी ब्लॉक का मेटल ही होगा। द डी ब्लॉक मेटल्स in which there is partially filled d subshell। partially filled d subshell का क्या मतलब है? तो देखिए d सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 10। तो अगर आपने कुछ भी नहीं भरा, d 0 है तो अनफिल्ड है, पूरा भर दिया D10 है तो फुलफिल्ड है, और 0 से 10 के बीच का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पार्शियली फिल्ड कहा जाएगा। सो D1 to 9। और ध्यान रखिएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर ये D है तो कौन सा D रहेगा? n-1 का D। फिलहाल द डी ब्लॉक मेटल्स इन विच देयर इज पार्शियली फिल्ड D सबशेल इन देयर ग्राउंड स्टेट or any other common या known oxidation state are called transition metal। तो ग्राउंड स्टेट में या किसी भी अदर नोन ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है तभी डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल कहा जाएगा। अगर आप इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन मेटल से डिफरेंशिएट करेंगे तो आप पाएंगे thus all d block metals are transition metal except किसके सिवा? those of 12th group। याद कीजिए सबसे आखिरी ग्रुप था डी ब्लॉक का, और इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड कॉपर, नेसियम। तो
12th ग्रुप के मेंबर्स को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे डी ब्लॉक के मेंबर्स जो है वो ट्रांजिशन मेटल है। एग्जाम्पल, हम 3 एग्जाम्पल यहां पर ले रहे हैं। स्कैंडियम वेरी फर्स्ट मेंबर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, और फर्स्ट डी सीरीज के तीनों मेंबर्स ले रहे हैं। तो दूसरा ले रहे हैं कॉपर, एटॉमिक नंबर 29 होता है, और थर्ड ले रहे हैं हम जिंक, एटॉमिक नंबर 30 होता है। ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो नोबल गैस आएगा आर्गन, हीलियम नियॉन आर्गन थर्ड एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 18। तो इसके बाद फोर्थ एनर्जी लेवल शुरू होगा, पहले 4 का S और फिर 3 का D। ऐसे यहां पर भी आर्गन 18, 4s एंड 3d। यहां पर भी आर्गन 18 के बाद 4s एंड 3d। जरा बताइए 18 के बाद कितने और इलेक्ट्रॉन बचे? 3, तो s में 2 जाएगा और d में 1। यहां पर 11, तो जाना तो चाहिए यहां पर क्या 2 और यहां पर 9, लेकिन G10 को स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करने के लिए यहां पर 1 और यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन जाता है। तो ये एक एक्सेप्शनल केस आ गया जो कि हमने बताया भी था, इसको अलग से याद रखना है। यहां पर सिंपल केस है, 12 इलेक्ट्रॉन, 2 यहां पर और 10 यहां पर, ये फिलअप हो गया। ये इनका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है। आगे चल के डिटेल में बताया जाएगा। अभी एज अ फैक्ट बता रहे हैं, स्कैंडियम का सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में पाया जाता है, एंड दैट इज स्कैंडियम +3। कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट के जरिए रिप्रेजेंट किया जाता है कॉमनली, Cu+ एंड Cu+2। याद कीजिए क्यूप्रस एंड क्यूप्रिक आयन आपने पढ़ा था। जिंक का भी सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलता है नेचर में, और वो भी है Zinc+2। तो अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें इस ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, पहले 4s के 2 इलेक्ट्रॉन, फिर d का। तो नेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका बचेगा क्या 4s 0, 3d 0। या अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3d 0, 4s 0। सबसे पहले s से इलेक्ट्रॉन निकला था, फिर d से। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कहां से? s से। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 3d 10 एंड 4s 1, जगह 0 हो गया। एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन s में तो बचा ही नहीं था, यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3d 9, 4s 0। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, कहां से निकलेगा s से, तो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 4s में 0। ये ग्राउंड स्टेट और इनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट नेचर में पाए जाते हैं उनकी बात होगी। क्या स्कैंडियम के ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल है? यस। उसके नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं, ये अनफिल्ड है। कॉपर ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, और +2 में यस इट इज पार्शियली फिल्ड। जिंक के ग्राउंड स्टेट में पार्शियली फिल्ड d ऑर्बिटल नहीं है, और नॉन ऑक्सीडेशन स्टेट में भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? जिंक इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, while scandium and copper are not transition metal. Both scandium and copper are transition metal, but scandium is transition metal as per its electronic configuration in ground state, whereas copper is a transition metal on the basis of its electronic configuration in +2 state, means cupric के फॉर्म में जब ये है तब ये ट्रांजिशन मेटल को जस्टिफाई करता है। इस वजह से कॉपर को ट्रांजिशन मेटल में रखा गया है। सो इस तरीके से अगर आप देखेंगे, सो आप बोल सकते हैं, चाहे तो लिख भी लीजिए स्टेटमेंट, all the transition metals are d block metal, all the transition metals are d block metals, but all the d block metals are not transition metal, all the d block metals are not
ट्रांजिशन मेटल। इसको देखिए घुमा के एक और तरीके से कहा जाता है, ऑल द डी ब्लॉक मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल, जो यहां लिखा था, ऑल द डी ब्लॉक मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट 12th ग्रुप एलिमेंट्स। सो क्या क्या बातें हमने देखी। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं किसको है, इनका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है, नेक्स्ट इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है और इसका एक्सेप्शन क्या है, और ट्रांजिशन मेटल और डी ब्लॉक मेटल में क्या रिलेशन है, इनर ट्रांजिशन मेटल और एफ ब्लॉक मेटल्स में क्या रिलेशन है। और ये टर्म पढ़ रहे हैं तो इसके साथ साथ एक और बात भी यहां पर जानते चले। एक टर्म आपने सुना होगा, रेयर अर्थ मेटल। lanthanide series metals along with lanthanum, actinium, scandium and yttrium from D block। ये थर्ड ग्रुप में स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम ये थे। पहले लैंथेनम एक्टिनियम क्यों रखा, उसका एक पर्पज है। एंड थोरियम एफ ब्लॉक आर कॉल्ड, आर तो अब ठीक नहीं है, वर कॉल्ड रेयर अर्थ मेटल्स। तो देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप से ये बिलोंग नहीं करता है, कुछ डी ब्लॉक के मेटल्स हैं, कुछ एफ ब्लॉक के मेटल्स हैं। अच्छा, एफ ब्लॉक में तो लैंथेनाइड भी आता है, ये स्पेसिफिकली किसका है, एक्टिनाइड सीरीज का मेंबर है। तो एक्चुअली लैंथेनाइड एलिमेंट्स की जब डिस्कवरी हुई थी तो अर्थ क्रस्ट में इनके बहुत कम अमाउंट्स पाए गए थे, बहुत कम रिसोर्सेज थे इनके। बाद में कई दूसरे मेटल्स के कंपैरिजन में इनका अमाउंट बहुत ज्यादा मिलने लगा, तो जब कम पाए जाते थे तो इनको रेयर अर्थ मेटल कहा जाता था। तो सिर्फ इन्हीं को नहीं, जो भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में बहुत कम पाया जाएगा उसको रेयर अर्थ मेटल कहा जाएगा। तो उसमें लैंथेनम, एक्टिनियम भी आते थे। याद कीजिए, लैंथेनम और एक्टिनियम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट के रिप्रेजेंटेटिव है। तो लैंथेनम, एक्टिनियम डी ब्लॉक के मेंबर है, उसके सिवाय स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथेनाइड सीरीज के सारे मेटल्स, थोरियम, ये सब रेयर अर्थ मेटल कहा जाता है। लेकिन ये टर्म अब के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल नहीं है। फिर भी एग्जांपल के लिए पूछ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेयर अर्थ मेटल। तो रेयर अर्थ मेटल के जो एग्जांपल बताएंगे वो इन्हीं में से कोई एग्जांपल आप सिलेक्ट करेंगे। एक और कंफ्यूजन थोड़ा रहता है बच्चों को, जैसा कि हमने बताया, पैलेडियम में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में S0 है। तो अगर हम डी ब्लॉक मेटल्स के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें और NS 1 to 2 लिखें और N-1 D1 to 10 लिखें, और दूसरा ऑप्शन ऐसा दे दिया जाए NS 0 to 2 और N-1 D1 to 10, तो हम किसको सिलेक्ट करेंगे? देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सही है, और एज पर एनसीईआरटी भी यही सही है। ये स्पेशल केस है। वैसे अगर पूछा जाए द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ डी ब्लॉक मेटल्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, तो कैन बी रिप्रेजेंटेड में ये भी होगा, लेकिन बेस्ट रिप्रेजेंटेड या जनरल तो यही बात आएगी। अब अगर दोनों ऑप्शन दिया गया है तो आप यही फॉलो कीजिए। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, रिवीजन के बाद भी इसमें चेंज नहीं किया गया है। आप इसको क्लेम कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। कुछ किताबों में अगर ये दिया हुआ है, इसके लिए आप फाइट नहीं कर सकते एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमसे अगर पूछेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेस्ट क्या है, तो बेस्ट ये रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये सारे केस को कवर करता है। लेकिन जनरल की अगर बात करेंगे तो ये पहले ही केस है, तो इसलिए अगर ये दोनों ऑप्शन दिया गया है या ये ऑप्शन नहीं दिया गया तब तो यही करना है। हाँ, अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया है तब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट ये है।
तो इसके साथ हमने डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पहचान देखी, उनकी पोजीशन देखी, ट्रांजिशन मेटल, रेयर अर्थ मेटल, इनर ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं ये देखा। अब नेक्स्ट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा इसका, नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा, इनका जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है और फिर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में 3D सीरीज के पर्टिकुलरली जो मेटल्स हैं उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी, एटम्स की प्रॉपर्टी, जैसा कि आपने 11th में पढ़ा था, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, आयनेशन एंथैल्पी, वो सारी बातें आपने एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए किया था। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए वही स्टडी करेंगे। अभी तक हमने जो पढ़ाया है एनसीईआरटी में जब आप पढ़ेंगे तो 8th यूनिट डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो इसके जो टॉपिक्स दिए गए वो 8.1, 8.2 इस तरीके से दिए गए हैं। बड़ा टॉपिक है तो उसमें सब टॉपिक्स भी 2.1, 2.2। फिलहाल आप इंट्रोडक्शन डीएनएफ ब्लॉक का जो दिया गया है 1.5 पेज का वो पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 8.1 और टॉपिक नंबर 8.2 ये पूरा का पूरा तैयार कर जाएंगे। अभी आप एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस तो ज्यादा कवर किया गया है लेकिन कंटेंट वाइज कम किया गया है। अगले लेक्चर में कंटेंट वाइज बहुत ज्यादा कवर हो जाएगा और नंबर ऑफ पेजेस बहुत कम होंगे। ऐसा होता है साइंस में, कभी कभी एक लाइन, एक पेज में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है और कभी कभी हम 10 पन्ने लिखवाते चले जाते हैं और ऐसा लगता है कि कुछ नया है ही नहीं। तो आज पहला लेक्चर था, ये फाउंडेशन था इस चैप्टर का। अगले टॉपिक से जो अगले लेक्चर से जो टॉपिक्स आएंगे उनका इंपॉर्टेंस कंपटीशन में, आपकी स्टडी में, अंडरस्टैंडिंग में ये बहुत ज्यादा रहेगा। तो इस वजह से इस लेक्चर को प्रिपेयर करके बैठिएगा। इस लेक्चर के बेसिस पर असाइनमेंट जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप वो क्वेश्चन सॉल्व करके उसको डाउट के रूप में पूछ सकते हैं, जो भी आपके पास डाउट हो। थैंक यू।